नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज में आदिवासियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, एएसआई शहीद, तहसीलदार सहित 8 पुलिसकर्मी घायल, बंधक युवक की भी मौत। बीजेपी और प्रभारी मंत्री विशेष विमान से पहुंचे रीवा, पीड़ित परिवार और घायलों से मिलकर दिया जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन। रीवा के कबाड़ी मोहल्ले में नशे में धुत युवकों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला और हर्षोल्लास के साथ रीवा में मनाया गया भाई दूज का पवित्र त्योहार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मऊगंज में हुए दोहरे हत्याकांड के चलते जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक एसआई शहीद हो गए, जबकि तहसीलदार सहित 8 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में होली के दूसरे दिन बड़ा बवाल हो गया। गड़रा गांव में एक युवक को बंधक बनाए जाने के मामले ने हिंसक रूप ले लिया। युवक को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर आदिवासियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एसआई शहीद हो गए और 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मऊगंज के गड़रा गांव में दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ विवाद देर रात तक चला। आदिवासियों ने सनी द्विवेदी नामक युवक को बंधक बना लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक के परिवार ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद शाहपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस युवक को बचाने पहुंची, आदिवासियों ने पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस संघर्ष में एएसआई राम गोविंद गौतम शहीद हो गए, जबकि थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार कुंवारेलाल पनिका सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसडीओपी अंकिता सुल्या और एएसआई आरती वर्मा ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई और इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। बैकअप फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दोनों अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद सभी 250 हमलावर आदिवासी मौके से फरार हो गए। घटना के पीछे की मुख्य वजह नशा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो घटना के वक्त सभी आरोपी नशे में धुत थे। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो कहीं नहीं जाना है, खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। बहुत खत्म है मीटर। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गड़रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। प्रदेश भर को हिला देने वाली मऊगंज की इस घटना की जानकारी लगते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रभारी मंत्री विशेष विमान से रीवा पहुंचे, जहां से मऊगंज जाकर पीड़ित परिवार और घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। मऊगंज में हुए विवाद के बाद प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं, जिसको लेकर प्रशासन व पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए हैं। डीजीपी कैलाश मकवाना, प्रभारी मंत्री लाखन सिंह पटेल विशेष विमान से रीवा पहुंचे। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की और किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचते नजर आए। रीवा में वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग के बाद डीजीपी व प्रभारी मंत्री, कमिश्नर, एसपी रीवा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मऊगंज पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। साथ ही आश्वासन दिया कि जल्दी बड़ी कार्रवाई की जाएगी जो प्रदेश भर में नज़ीर कायम करेगी। वहीं घायल पुलिसकर्मियों और तहसीलदार से भी अस्पताल में जाकर मुलाकात की। क्या कहना है वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रभारी मंत्री और कमिश्नर का, आपको सुनवाते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना भी काम कर रही है और आप ये निश्चित से मान के चले, बहुत दुखद घटना हुई है। ये जो हुआ है कल बहुत दुखद है। सरकार भी इस पर चिंतित है और हम लोग लगातार इस पर नजर ही बनाए। मुख्यमंत्री जी भी इसके संपर्क में है तुरंत। प्रशासन की चिंता 2 लोगों की जान ले ली, क्या लगता है एक्सीडेंट की जांच हो गई होती तो ऐसी जरूरत नहीं होती। जांच उसकी एक्सीडेंट की हुई है, उस समय जो संतुष्ट नहीं कर पाए, ये हो सकता संतुष्ट नहीं। अब पुलिस अपना काम स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, थाने के अंदर धमकी मिल रही है पुलिस को, तो क्या मानते हैं आप पुलिस? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम, पुलिस पर लगातार दबाव नहीं हो पाई अभी तक।
आईजी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, सबका हम थैंक यू। कल दो परिवार के आपसी विवाद में दुखद घटना हुई है। इस दुखद घटना में सब जानते हैं कि एक युवक की मृत्यु हो गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी लोग घायल हुए हैं। उसमें एक एएसआई की मृत्यु हुई है और तहसीलदार भी हमारे घायल हुए हैं। साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी जितने भी घायल हैं उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। मैंने स्वयं ने भी जितने घायल हैं उनसे बात की है, डॉक्टर से भी बात की है। सभी का समुचित इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए 169 लागू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर गांव में मौजूद है। सर, आप लोग परिजनों से मिले, मृतक के परिजनों से मिले, क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले तो ये कहा कि जो भी घटना घटित हुई है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फ्यूनरल की तैयारी वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में और कोई बात हम नहीं उनसे कर सकते। ठीक, धन्यवाद। सर, मऊगंज की लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? एक घटना अचानक से डेवलप हुई, आप सबको भी जानकारी है कि कल दोपहर बाद से अचानक सिचुएशन ऐसी टर्न हुई कि उसने इतना दुर्भाग्यजनक मोड़ ले लिया। बाकी अभी हम मऊगंज जा ही रहे हैं, वहाँ पे सारे पहलुओं के बारे में जानकारी। सर, मऊगंज में राजनीतिक दबाव में कोई पुलिस काम कर रही है और वहाँ थाने के अंदर अपराधी धमकी दे रहे हैं, पुलिस को गला काट लेंगे, तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहाँ बनाई? मऊगंज में जा रहा हूँ सर, देखा जा रहा है अभी हम घायलों से मिलने आए थे जो यहाँ पे एडमिट। जांच के नाम पर मामलों को लंबित किया जाता है, यही वजह है। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसको आरोपी को संतुष्ट नहीं कर पाया शासन प्रशासन, राजनीति होती रही। परिणति हुई कि 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग देख रहे हैं कि जान। अभी हम मऊगंज जा रहे हैं और पूरी जानकारी। विधायक के रिश्तेदार वहाँ अधिकार थाना प्रभावी है, ऐसा क्यों हुआ? आप क्या आपका आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही? सर, 7 जिले हैं, आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, मानते हैं सर? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है सर? आईजी की नियुक्ति, आईजी साहब की नियुक्ति उनको डिटेन करें, क्योंकि बात सिर्फ आम नागरिक की नहीं है, प्रशासन के भी आदमियों को मारा गया है। एक एसआई साहब का मर्डर हो गया, कांस्टेबल 4-5 गंभीर हालत में है और तहसीलदार साहब का पैर, हाथ, सर सब फोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे बात तो सच्ची है और दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं, शासन प्रशासन से भिड़ रहे हैं। लगातार आज ये आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किस बात को लेकर कोई पुराना कोई विवाद था? पुराना विवाद कुछ नहीं था। अब ये क्यों किए वही बताएंगे। क्या वो आपकी जमीनों पर रह रहे हैं? हमारी जमीन पे नहीं रह रहे हैं, वो अपनी ही जमीन पे रह रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जमीन हमारे पिताजी उनको दिए थे। जी बिल्कुल, ये इलीगल जितना लीगल भी जैसे इलीगल जितना इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत समाप्त कर दें। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो इनका आसमान में होगा कि भाई हम आगे भी ऐसा करेंगे, क्या कर लेंगे हमारा। या इतनी बड़ी घटना करके अगर कहीं छुपे हैं कुछ है तो प्रशासन की गलती है ना। जी, हमारे साथ भी मारपीट की है। 15-20 डंडा यहाँ पे मुक्का मार दिए थे, ये फाड़ फोड़ दिए थे जहाँ चोट लगी हो। मैं कल कितने लोग थे ऐसे जो मार रहे थे? सर 30-40 तो सिर्फ लेडीज थी, पुरुष 60-70 जितने रहे होंगे। पुरुष के अलावा जितने उनके बच्चे थे जो लड़ सकते, छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के पास, वो भी लाइट बंद करके। 2 साल पहले कोई विवाद हुआ था आपका? नहीं, हम लोग का ऐसा कोई विवाद नहीं था, हम लोग के साथ कोई विवाद नहीं था। वहीं घटना को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप सुनिए। बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके के कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं, पहला प्रदेश मेरा बन गया जहां पुलिस पिटाई होती है, पुलिस की पिटाई होती है, लगातार होती है, बार बार होती है। पिछले 3 दिन में 3 जगह पुलिस पिटी गई। एक इंदौर में पुलिस को वकीलों ने दौड़ा कर मारा। टीआई यादव जी, पुलिस वकीलों का आरोप है दारू शराब पी के पहुँच गए जो टीआई थे तुकोगंज थाने के। दूसरा, ये मऊगंज में पुलिस की हत्या कर देना, ये क्या मैसेज? फिर पुलिस ने एक आदिवासी की, निर्दोष आदिवासी की नक्सली बताकर हत्या कर देना, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी कि कानून नाम की चिड़िया मध्य प्रदेश में नहीं बची। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बयान का प्रश्न है, मेरा पहला प्रदेश है जहाँ पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना होगा। एक जगह से घटना नहीं होती है, हर शहर की, हर जिले की ये स्थिति है। आप कोई स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो हर थाने से पकड़ में आ जाएगा कि अवैध धंधों का अगर संरक्षक कोई करता है तो पुलिस करता है।
इसी कारण से पुलिस का डर समाप्त हो गया और यही कारण है पुलिस की मौत होने लगी, हत्या होने लगी। तो इसका मतलब है गृह मंत्री जी का काम पूरा कोलैप्स हो गया, फेल हो गया। हमने बार बार गृह मंत्री जी से मांग की थी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो, तो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसका दोषी एकमात्र है तो वो आप। तो मैं मानता हूँ उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ अगर ये इस्तीफा नहीं दे तो आप इनका इस्तीफा लेना चाहिए। पुलिस की हत्या होना छोटी घटना नहीं है और पुलिस का सड़क पे दौड़ा के मारना भी छोटी घटना नहीं है। तो भाषण अच्छे हो सकते हैं, विज्ञापन अच्छे हो सकते हैं, पर जिस तरीके के हालात हैं ये कानून क्या है ये पता नहीं चलता है, कानून कोलैप्स हो गया। सर, मंडला में फर्जी एनकाउंटर का आपने आरोप लगाया, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आप लोगों का दल भी गया था। नहीं, बात यह है कि मंडला में पुलिस ने कहा कि हमने एक नक्सली की मौत के घाट उतार दिया, इनकाउंटर कर दिया। फिर पुलिस ने कहा कि ये तो गलती हो गई, वो तो बीच में फायरिंग जब चल रही थी तो बीच में आ गया, और परिजनों ने कहा कि उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या मैसेज है? मतलब कुल मिला के एक आदिवासी सीधे साधे वो जनजाति जिसकी सुरक्षा करती है सरकार, उसकी हत्या करती है पुलिस। तो मैं समझता हूँ कि इसकी भर्त्सना तो आम इंसान मानवीय आधार पर करनी चाहिए। सर, 2 दिन पहले सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है, बजट पेश किया गया। प्रदेशवासियों, मेरा पहला प्रदेश है, आपका पहला प्रदेश है जिसमें एक साल में 56,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। हमारी सरकार जिस दिन बजट पेश करती है उस दिन 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। जिस दिन बजट पे बहस करते हैं पक्ष विपक्ष, उस दिन 2-2 हज़ार करोड़ रुपए के 3 किस्त में 6,000 करोड़ रुपए कर्ज लेती है। जो बजट आता है उस बजट में सबसे बड़ा सेगमेंट खर्च का अगर बताया गया तो बजट की कर्ज की अदायगी बताई। प्रदेशवासियों, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। 5 लाख करोड़ रुपए ने हर व्यक्ति पर जो आज पैदा हुआ और जिसकी आज मृत्यु होगी उस पर 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। अब आप देखो कि कर्ज लेते हैं तो करते क्या है? हजारों करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव के कर दिए, हजारों करोड़ रुपए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए इवेंट पे भाषण देने पे खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट के नाम पर सरकारी अय्याशी की गई। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, ये हम आज हैं, पद पे हैं, हमारी ही आपकी सरकार, हमारी भी सरकार है, प्रदेश की सरकार है, आप मुख्यमंत्री भी हमारे, पर हमारे बेटों के आने वाले भविष्य का आर्थिक ढांचा कितना खराब करके आप जाओगे इसकी कल्पना आज आपको नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्ता है, उसका मद है और उसकी मस्ती है। मुख्यमंत्री जी, आप कुपोषण में हम सबसे नंबर 1। आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि हम कर्ज लेते हैं तो विकास करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं में एकदम सबसे पीछे के हिस्से। शिक्षा की जो व्यवस्था है वो है कि हमारे बच्चे स्कूल छोड़ने लगे, जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतने स्कूल कम जाते हैं, कॉलेज कम जाते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा कुपोषण सब है। तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? इसलिए कर्ज को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। मऊगंज में हुई घटना के बाद विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। घटना की जानकारी लगते ही मऊगंज विधायक भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। साथ ही घटना को लेकर उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हत्याएं हो रही हैं, क्या बात है? राजनीतिक दबाव रहता है या पुलिस प्रशासन इसमें पंगु है? अब ये तो सामाजिक लोगों से सबसे बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और 2 लोग इसमें जाने गई हैं और इसमें जांच करने के बाद पता चलेगा। एक्सीडेंट जैसे मामले में पुलिस जांच नहीं कर पाई। एक्सीडेंट का मामला अगर संतुष्ट कर लेती कि एक्सीडेंट में हुआ, द्विवेदी परिवार का नाम था, अगर सजा मिल जाती तो आज 2 लोगों की जान नहीं जाती। बिल्कुल आपको कहना है, पर उसमें उन्होंने जांच किया, क्या किया वो तो अभी आएगा, पता चलेगा। पुलिस का दबाव, राजनीतिक दबाव तो नहीं है पुलिस के ऊपर या कुछ ऐसे कि तुरंत कार्यवाही नहीं हो पाती, जांच के नाम पर टरकाया जाता है? ऐसा तो कोई दबाव जैसी चीज़ नहीं है। अन्य कोई और दबाव आता हो तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। देखते हैं किसको मानते हैं आप दोषी? आप जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, किसको दोषी मानते हैं जो घटना घटी है? जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। दोषी कौन है ये तो पता चलेगा, तो कार्रवाई होगी। जवाबदाही किस पर? रीवा के कबाड़ी मोहल्ले में नशे में धुत युवकों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नशे का गढ़ कहे जाने वाले कबाड़ी मोहल्ले में नशे में धुत 2 युवकों को पकड़ने गई सिविल लाइन पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में सिविल लाइन थाने के 2 सिपाही जख्मी हो गए। सिपाही के हाथ की कलाई और सर
सिपाही के हाथ की कलाई और सर में चोटें आई हैं। वहीं आरोपियों ने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करके भीड़ का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए और अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। संस्कृति हॉस्टल में रहने वाली नर्सिंग की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। सिवनी की रहने वाली सरोज पंत संस्कृति हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। होली की छुट्टी के लिए सभी बच्चियां वापस जा चुकी थीं। ऐसे में सरोज ने भी छुट्टी ले रखी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं आ पाए थे। सरोज ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आ पाई है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। ये संस्कृति छात्रावास है, ब्लॉक है। ये बीएससी नर्सिंग कोर्स चलते हैं यहाँ पे, और ये फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है। अभी फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट इसमें रह रहे हैं। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम बच्ची का नाम सरोज पढ़ते हैं। पिताजी का नाम गोमर पढ़ते हैं। कहाँ के रहने? सिवनी से है सर। सिवनी से। फर्स्ट ईयर की छात्र? फर्स्ट ईयर की छात्र है सर। 1 महीने ही हुआ आए हुए इनको। ये पूरा हॉस्टल खाली था, सभी मतलब छुट्टी में चले गए थे त्योहार में? जी सर, 13 तारीख से छुट्टी लगनी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 12 को चले गए थे, और कुछ बच्चे 2-4 बच्चे लगभग 8-10 बच्चे बचे हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम सुबह जाएंगे। तो शाम को हमारे यहाँ प्रोग्राम था, बच्चे सभी शामिल थे जितने थे, और बुलाया शाम को हमने 9 बजे बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेन सुबह इंटरसिटी से जाएंगे मैडम, 6 बजे निकल जाएंगे। और बाकी लोकल 2-4 थे जो अभी रीवा के ही थे, अपने नेहरू नगर इधर उधर के थे। तो लोग सब खाली कर दिए थे ऐसे 9-10 बजे तक हॉस्टल पूरा। ऐसा क्या लग रहा कि अकेले में या कि परिवार वाले नहीं आए? अरे सर, अब वो हमारे पास तो घर जाने की एप्लीकेशन दे दिया था बच्चे ने। घर जाने के लिए? हाँ, कि हम भी घर जा रहे हैं। पेरेंट्स की साइन भी कर दिया, एप्लीकेशन रखी हुई है। मतलब घर वाले कोई नहीं आए थे? घर वाले लेने नहीं आए थे। ज़्यादातर लोग आए थे, जिनके नहीं आए थे उन्होंने अपना लेटर दिया था साथ में। और इसकी भी वो हो गई थी? सभी की छुट्टी बढ़ गई थी सर, 1 हफ्ते की। अब ये नहीं गई सर, ये भी हमको पता नहीं चल पाया था। पर मंडी में 2 युवकों के साथ चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। सब्जी मंडी में किसी काम से गए 2 युवकों के साथ चाकूबाजी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया है कि वो सब्जी मंडी किसी काम से गए थे, तभी 8 से 10 की संख्या में युवकों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने शराब के लिए पैसे मांगे, जब पैसे नहीं दिए तो चाकू से हमला कर दिया। हालांकि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। तो गए थे सब्जी मंडी सब्जी लेने, तो 10-12 लड़के आके हम लोगों से नशे के लिए पैसा मांगने लगे। बोले दारू के लिए और सिगरेट वगैरह के लिए पैसे दे दो। हम लोगों ने नहीं दी, तो जबरदस्ती हम लोगों से की चाकू मारे, मारपीट की, बेल्ट मारे, पैसा से छुड़ा लिए, इसकी चैन छुड़ा लिए हैं, और बहुत मारे हम लोगों को, और जान से मारने की धमकी भी दिए हैं। उनके नाम है आशीष, रजक, अज्जू, अप्पू, उत्कर्ष द्विवेदी, निखिल भारती, वीर ठाकुर और कई लोग रहे हैं, नाम नहीं याद। फिर मारने के बाद भाग गए, जान से मारने की धमकी भी दी। थाने में आपने शिकायत की? थाने में अभी शिकायत नहीं की, अभी जाएंगे करेंगे। किसान को जहर पिलाकर हत्या करने और लूटपाट करने की घटना को अंजाम देने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में अशोक कुशवाहा ने बताया कि रामाधार कुशवाहा सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। करहिया में अधिया की खेती किया करते थे। उन्होंने गेहूं की खेती की हुई थी। घटना के दिन किसी ने उनको जहर पिलाकर उनके पास रखे रुपए, पैसे और मोबाइल छीन लिए। अशोक ने बताया कि रामाधार करहिया में ही खेतीबाड़ी करते थे। त्योहार में करहिया गए हुए थे, इसी समय किसी ने घटना को अंजाम दिया है। वाले हैं जिला सतना। ये ताला में हुई है घटना। ये रहते हैं करहिया में, खेती किसानी करते हैं, और ये अपने निज निवास गांव गए थे अपने ताला, जो होली का त्यौहार था उसको उसमें से। तो ये कल की घटना है। कल इनको कोई दवाई पिला के, वो खेत वाली जहरीली दवाई पिला के, और जो है तो इनके साथ लूटपाट किए हैं। और वहीं गांव के ही आसपास के कुछ लोग हैं, पता चल रहा है। अब ये पता जानकारी नहीं है कि कौन है एग्जैक्ट, बाकी वहीं आसपास के ही लोग हैं। ये कहाँ मिले इनकी? ये इनका गेहूं के खेत में पड़े हुए मिले हैं।
गेहूं के खेत में? जी, गेहूं के खेत में पड़े हुए मिले हैं और इनसे लूटपाट की गई है। जो पैसा मोबाइल था सब छुड़ा लिया गया है इनसे और इनको ज़बरदस्ती दवाई पिलाया गया है, जहरीली दवाई पिलाई गई है। क्या नाम है उनका? ये रामाधार कुशवाहा, ग्राम ताला, सतना जिला के रहने वाले हैं। वर्तमान में अभी करहिया में रहते हैं? वर्तमान में करहिया में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। करहिया में मकान भी बना? जी, करहिया में मकान नहीं है अपना, वे अधिया तियरा का खेत लेके और खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं कुल मिला के। क्या नाम है इनका? रामाधार कुशवाहा, पिताजी का इनका? राम खिलावन कुशवाहा। निवासी ताला? जी, निवासी ताला। ये कल की घटना? ये कल की घटना है और हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस हमारा निवेदन यही है पुलिस प्रशासन से और अपने सरकार से यही निवेदन है कि जो भी इस घटना में शामिल है उनको सबको जो है तो सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि एक परिवार उजड़ गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय जनता पार्टी ने अटल कुंज में आज एक पत्रकार वार्ता को आयोजित किया। इस दौरान सिमरिया में हो रहे विकास कार्यों और अभय मिश्रा को लेकर टिप्पणी की गई। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। न बैट है, न बॉल है, न फील्ड है, न खिलाड़ी है। बैटिंग शुरू की है, इत्तेफाक से एक मैदान में बॉल फेंकने के लिए रखा गया है कि कोई अच्छा खिलाड़ी छक्का मारे, चौका मारे और बाउंड्री के बाहर जब बॉल जाए तो उसे आप अंदर फेंक दो। लेकिन वो बॉल फेंकते हुए कहते कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। इससे धीरे धीरे ऑडियंस में भी, जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अनाप शनाप बिलाप करते हैं। सिमरिया में पहली बार इनको मौका मिला जब ये विधायक बने तो इन्होंने एक जमीन खरीदी रमचंदी। दूसरी बार इनकी पत्नी को मौका मिला तो उसमें 100 करोड़ की इमारत की नींव डाल दिया। तीसरी बार जब ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और साथ में मैडम विधायक थी इनकी, तो गगन चूमती हुई 100 करोड़ की बिल्डिंग सिमरिया पे मेन रोड पे खड़ी हुई है। वहीं भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी, हॉस्पिटल, स्कूल, तहसील, थाना, इनकी सारी स्थिति इनकी बिल्डिंगों की जर्जर थी। वहीं पर जब केपी त्रिपाठी जी को अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 1.5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 वर्ष तक कोविड रहा, 1 साल तक कोविड रहा। टोटल 3 वर्षों के कार्यकाल में केपी त्रिपाठी जी ने 20 करोड़ का हॉस्पिटल जो सिमरिया के ग्रामीण जनता के लिए समर्पित है, जहां पे गरीब आदमी जाके अपना इलाज करा सकता है, सस्ते दरों पे फ्री में करा सकता है। 40 करोड़ की सीएम राज स्कूल, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षा का इतना ज्यादा समस्या और गरीब लोग रहते हैं, वहाँ आदिवासी परिवार, हरिजन परिवार के लोग रहते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी अच्छा स्कूल नहीं था, सीएम राज स्कूल 40 करोड़ का मिला। वहीं किसानों के लिए हमारे यहाँ जंगल बेल्ट में एक जरमोहरा बांध था, इनके विधायक रहते हैं उस बांध को तहस नहस कर दिया गया था। एक रोड बना के 2 फाड़ में उसको फाड़ दिया गया था। उसमें तमाम किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हो पाया था। केपी त्रिपाठी जी ने माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 100 करोड़ 180 करोड़ की लागत की माइक्रो इरिगेशन की एक नई परियोजना लागू की, जो अभी काम उसका चालू है और थोड़े दिनों के बाद वो क्रियान्वित हो जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा, उनकी आर्थिक स्थिति जंगल बेल्ट की सुधर जाएगी। ये सारे काम जनता के लिए समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक हुए केपी त्रिपाठी जी, और उनके पास कार्यकाल सिर्फ 2.5 वर्ष रहा। कांग्रेस का टाइम और कोविड का टाइम दोनों निकाल दिया जाए तो उनके पास 2.5 वर्ष से ऊपर काम करने के लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन इसके बाद उन्होंने इतने काम किए। उसी तारतम्य में उनके द्वारा प्रस्तावित रोडें थी सिमरिया की, बहुत सारी रोडें, जैसे बीड़ा सिमरिया रोड,
कांग्रेस गवर्नमेंट में टेंडर लगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, प्रस्तावित थी भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी जी के द्वारा और सरकार ने बनी कांग्रेस की, टेंडर लगा और कमलनाथ की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और केपी त्रिपाठी जी दोनों के प्रयास से पुनः उस रोड का टेंडर हुआ और वो रोड आज बनके तैयार है 125 करोड़ की। इन सारे कामों के बाद जो काम रुक गए थे वो प्रस्तावित थे, सरकार के पास उनके लेटर थे, केपी त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया था, वो काम अब धीरे धीरे बजट में आके और आगे आ रहे हैं। अब उनमें उल्टी सीधी बातें करना, एक बात वो और बहुत तेजी से करते हैं। डेवलपमेंट की बात जैसे कहते हैं बैटिंग किया, तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए तो बैटिंग किया, लेकिन सिमरिया क्षेत्र की गरीब जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इसके लिए उन्होंने कभी बैटिंग नहीं किया। राजनीति उनका व्यक्तिगत धंधा का माध्यम हो सकता है, राजनीति में वो आए हैं सिर्फ अपने व्यापारिक लाभ के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने कभी राजनीति नहीं किया। उनके कंपनी के टर्नओवर से उनकी सारी चीजों से सीधे प्रदर्शित होता है। नशे की बात लगातार वो करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम में लगातार वो नशे के लिए हर जगह हर बात पर वो कहते हैं कि नशा के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए और हमारी सरकार लगातार यहाँ पे मुहिम चला रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड में पूरे देश के अंदर आम आदमी रोडों पे चल रहा था, गाड़ियां नहीं थी, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं थी, चरण पादुकाएं नहीं थी, नंगे पैर लोग चल रहे थे। यहां तक स्थिति थी कि गर्भवती महिलाएं बॉम्बे से निकली हैं, रात में प्रसव हो गया, रास्ते में ही उनकी स्थिति खराब हो गई, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय पूरी देश की सरकार मानव सेवा को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कार्यकर्ता रोडों में, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर बाईपास में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने कैंप लगाया था, तमाम सारे संगठन सभी लोग वहां पे कैंप लगा रहे थे। उस समय जिले के अंदर घर घर अवैध शराब बेची जा रही थी, कौन बेच रहा था आप लोगों को सबको विदित होगा, और जिले का ठेका किसके पास था ये आप लोगों को विदित होगा। वो व्यक्ति, एक तो बड़ी अजीब बात है कि नशा की कंपनी, नशा की फैक्ट्री, नशा की दुकान का विरोध कर रही है, ये तो समझ से परे है भाई। हमारी दुकान हो जाए, हमारा नशा का व्यापार बढ़ जाए तो नशा बहुत अच्छा है, और धंधा ना मिले तो नशा खराब है, उसके लिए खड़े हो जाते। यहां तक नहीं, मध्य प्रदेश का नशा छत्तीसगढ़ तक बेचा गया, ये ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में बेची गई, उसमें हमारे क्षेत्र के कुछ मासूम पकड़े गए, आज भी वो केस में लंबित है। ऐसे लोगों से अब जवाब देने का समय आ गया है कि सिमरिया की जनता पूरी तरह से यह जान रही है। हर्षोल्लास के साथ रीवा में भी मनाया गया भाई दूज का पवित्र त्योहार। भाई बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का पर्व रीवा में हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। शहर भर में बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। घर घर में विधिवत पूजा अर्चना कर बहनों ने अपने भाइयों को मिठाइयाँ खिलाई और उपहार दिए। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनके सुखद भविष्य की कामना की। संस्कारधानी रीवा में इस मौके पर विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। कई स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। भैया हम खाएंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।